नमस्ते। आज हम सारी क्लासेस में पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप। हमने पिछली कक्षाओं में जो विश्व का भूगोल पढ़ना शुरू किया उसमें हमने पृथ्वी की गतियां पढ़ी, परिभ्रमण और परिक्रमण से क्या प्रभाव या क्या असर पड़ता है हमारे दैनिक जीवन में उसको पढ़ा। और इसके साथ ही उसके बाद हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो है उसके बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि यह किन किन महासागरों से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में हम देखते हैं तो अटलांटिक महासागर जो है वो स्थित है। तो इसके दक्षिण में हम देखते हैं अंटार्कटिका महासागर है, और इसके पूर्व में देखेंगे तो है हिंद महासागर, और वहीं हम इसके उत्तर में देखते हैं तो है भूमध्य सागर। इसके साथ ही हम देखते हैं उत्तर पूर्व में एक सागर है, वो है लाल सागर। तो इस प्रकार हमारा अफ्रीका महाद्वीप जो है इन महासागरों और सागरों से घिरा हुआ महाद्वीप है। द्वीप जो कि पानी से घिरा हुआ होने के कारण एक छोटा ऐसा स्थल, ऐसा भाग जो कि चारों ओर से क्या होता है, पानी से घिरा हुआ होता है, वह तो होता है द्वीप। और वहीं पे जब बड़ा स्थल हो जाता है तो वह चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, तो क्या कहलाता है, महाद्वीप। और हम आज पढ़ रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप जो है, हमारे विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में अफ्रीका महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर? दूसरे नंबर या दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जनसंख्या की दृष्टि से भी अफ्रीका महाद्वीप जो है वो दूसरा महाद्वीप है। यह तो हुए क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात। इसके बाद हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप जो है इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। अन्य और क्या नाम? जैसे जो महाद्वीपों के अंदर जो खोजें हो रही थी, तो हम देखते हैं कि हमारे जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके जो आंतरिक भाग थे, उन आंतरिक भागों की खोज बहुत ही बाद में हुई, सबसे बाद में होने के कारण इस महाद्वीप को नाम क्या दिया गया? अंध महाद्वीप। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आधुनिक मानव जाति की जन्म भूमि। अफ्रीका को आधुनिक मानव जाति की जन्मभूमि भी कहा जाता है। तो यह तो हुआ अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित बिल्कुल सामान्य बातें। अब हम आगे जब देखते हैं तो मुख्य रूप से देखते हैं कि हमारा जो पूरा जो ग्लोब है उसके ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाएं अवस्थित है। तो हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप जो है इससे 3 अक्षांश रेखाएं, 3 बड़ी अक्षांश रेखाएं गुजरती है। एक तो गुजरती है कौन सी? कर्क रेखा। एक गुजरती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। और एक है मकर रेखा। तो ये तीनों रेखाएं जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब हम देखते हैं, यह तो हो गई तीसरी बात कि इससे कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं होकर गुजरती है। अब आगे हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप जो है इसके अंदर कौन कौन सी जल संधियां हैं। सबसे पहले हम जल संधि देखते हैं। जल संधियां, तो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जल संधियों में एक है जिब्राल्टर जल संधि। तो ये जिब्राल्टर जल संधि जो है वो कहाँ है? जैसे ये अफ्रीका है महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट ऊपर कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम क्या है? स्पेन। तो स्पेन जो है उसको, और ये अफ्रीका महाद्वीप का यहाँ पे जो देश है उसको कहते हैं मोरक्को। तो मोरक्को देश और स्पेन देश को अलग करने वाले, इन दोनों को अलग करने वाली जो संधि है वो क्या कहलाती है? जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है वो इस यूरोप के स्पेन देश को अफ्रीका के मोरक्को देश से अलग करती है, तथा ये जो भूमध्य सागर है इस भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से।
अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। पहली जल संधि हो गई। दूसरी और जल संधि हम देखते हैं इसमें, वो है मंडाव या फिर मंडावे जल संधि। ये जो जल संधि है, ये जल संधि कौन कौन से स्थान को अलग करती है? हम देखते हैं ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो यहाँ पे है एक देश का नाम है, उसका नाम है जिबूती शहर देश। और एशिया महाद्वीप का एक देश जो है वो यहाँ से आपने देखा होगा मैप, अगर आपको याद हो तो यमन। तो यमन देश को, एशिया के यमन देश को अफ्रीका के जिबूती देश से अलग करने वाली संधि का क्या कहते हैं? मंडाव या फिर मंडावे जल संधि कहते हैं। इसके अलावा एक और इसमें जल संधि याद रखने योग्य है, वो है मोजाम्बिक जल संधि। मोजाम्बिक जल संधि जो है वो कहाँ है? अब जैसे ये देखा जाए तो ये एक हाँ, आपको एक सामान्य अध्ययन में बात बताना भूल गई। जैसे अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में जो है विश्व के जितने 7 महाद्वीप है उसके तुलना में सर्वाधिक जो देश पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। अर्थात अफ्रीका में कुल कितने? 54 देश पाए जाते हैं। ठीक है, उस 54 देशों में 48 देश जो है वो तो जो है वो मुख्य भूमि पर स्थित देश है, और 6 जो देश है वो क्या है? द्वीपीय देश है। तो इसमें से ही एक देश, द्वीपीय में से ही एक देश है मेडागास्कर, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशेल्स आदि जो ये द्वीप है ये देशीय द्वीप कहलाते हैं जो अफ्रीका के ही हैं। तो हम देखते हैं मोजाम्बिक जल संधि जो है ये जगह का नाम है मेडागास्कर। तो ये जो देश गास्कर, तो मेडागास्कर देशीय द्वीपीय देश जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का है, उसको किससे? मोजाम्बिक देश से अलग कौन करता है? मोजाम्बिक जल संधि जो है इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। तो इस प्रकार हमने देखा जिब्राल्टर जल संधि, मंडाव या मंडावे जल संधि और मोजाम्बिक जल संधि। तो परीक्षाओं में इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सी जल संधि किस महाद्वीप से संबंधित है। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा था, उसमें हमने 2 संधियां पढ़ी थी, बास जल संधि और टॉरस जल संधि। और उसके बाद में हम देख रहे हैं जिब्राल्टर जल संधि, मंडावे या मंडाव जल संधि और मोजाम्बिक जल संधि। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस महाद्वीप में जो है वो मरुस्थल कौन कौन से पाए जाते हैं। अब मरुस्थल के लिए हम सबसे पहले, आपको याद होगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। अपन इस चीज का गौर नहीं करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो है जो हमारे महाद्वीप के सबसे नीचे वाला जो महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, वह जो एक तरह से ठंडा मरुस्थल है, तो वह सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो अगर प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तब तो होगा सहारा मरुस्थल। और विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो अंटार्कटिका मरुस्थल। और ठंडा या गर्म कुछ ना देकर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो अंटार्कटिका मरुस्थल। हम देखते हैं यहाँ पे मरुस्थल कौन कौन से पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है सहारा मरुस्थल, जो कि 11 देशों में फैला हुआ मरुस्थल है, जो यहाँ पे पश्चिमी सहारा, मोरक्को, मिस्र, अल्जीरिया आदि जो देश हैं, चाड, नाइजर इत्यादि 11 देश जो है इस देशों में फैला हुआ मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे है एक पश्चिमी मरुस्थल और एक पूर्वी मरुस्थल। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो है नील नदी जो है यहाँ से निकलती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। तो ये जो पूर्वी मरुस्थल है इसके जस्ट नीचे जो है एक नूबिया मरुस्थल है, नूबिया मरुस्थल।
ठीक है। तो ये जो नूबिया मरुस्थल है, यह पूरी मरुस्थल तो मिस्र के अंदर लोकेटेड है जो माना जाएगा, और नूबिया मरुस्थल जो है मिस्र के जस्ट नीचे क्या है, कौन सा देश है, सूडान देश है। तो मिस्र और सूडान को जो कवर करता हुआ जो मरुस्थल है वो कौन सा है, नूबिया मरुस्थल। तो कौन कौन से मरुस्थल पढ़ लिया हमने, सहारा मरुस्थल देख लिया, पश्चिमी मरुस्थल देख लिया, पूर्वी मरुस्थल देख लिया। सीजीएल एसएससी सीजीएल में प्रश्न आया हुआ है कि नील नदी और ये जो यहाँ से नदी निकलेगी वो नहर निकलेगी वो है स्वेज नहर। तो नील नदी और स्वेज नदी के मध्य कौन सा मरुस्थल स्थित है, तो पूर्वी मरुस्थल। उसके नीचे कौन सा मरुस्थल है, नूबिया मरुस्थल। अब हम आगे देखते हैं, एक मरुस्थल है यहाँ पे जो देश है वो है नामीबिया। नामीबिया, तो ये कौन सा मरुस्थल हो गया, नामीबिया मरुस्थल। इसके जस्ट पास ही एक बोत्सवाना देश है। बोत्सवाना देश में कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से मरुस्थल देखे, सहारा मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी मरुस्थल, नूबिया मरुस्थल, नामीबिया मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। तो मुख्य रूप से पाए जाने वाले प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मरुस्थल पढ़ा था, हमने पढ़ा था ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, या फिर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, या फिर ग्रेट सैंडी मरुस्थल, उसके ग्रेट तनामी मरुस्थल, ये उसके नाम है। तो ऐसे ही प्रश्न में मिलान के लिए आ जाए कि कौन सा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो ये जो सारे मरुस्थल है कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब हम जो है देखेंगे कि जो मैंने बात यहीं से शुरू कर देते हैं, मैंने कहा ये नील नदी है, ठीक है। अब नदियों के बारे में देखते हैं। तो ये जो नदी है, इस नदी के अंदर जो ये नील नदी मैं कह रही हूँ कि यहाँ से ये जो नील नदी है ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा जैसे आपको पता ही होगा कि जब नदी अपने मुहाने पे जाकर कई वितरिकाओं में बदल जाती है और एक त्रिभुजाकार आकृति बनाते हुए जो आकृति जो बनती है वो त्रिभुजाकार आकृति क्या कहलाती है, डेल्टा कहलाती है। तो हम देखते हैं कि नील नदी जो है वह अपने मुहाने पर जाकर डेल्टा बनाती है, तथा इसका जो उद्गम है नील नदी का, हम देखते हैं यहाँ पे एक देश का नाम क्या है, नाम है जिबूती, युगांडा। एक तो है युगांडा देश और इसके पास में है केन्या, ठीक है। तो यहाँ पे एक झील पाई जाती है जिसका नाम है क्या, विक्टोरिया झील। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी और विश्व की कौन से नंबर, दूसरे नंबर सबसे बड़ी झील है, जो कि कहाँ पे है, युगांडा और केन्या के सीमा पर स्थित झील है, जो कि किस पे, भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा पर स्थित झील भी कहलाती है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है, यहाँ से जो विक्टोरिया से निकलती है झील से, उस नदी का नाम है श्वेत नील, श्वेत नील। और यहाँ पे जो देश है वो है ये जो इथोपिया, हाँ इथोपिया जो देश है, इस इथोपिया देश में एक झील का नाम है, उस झील का नाम है ताना झील, ताना झील। इस ताना झील से कौन सी नदी निकलती है, ब्लू नील यानी कि नीली नील। तो श्वेत नील और ब्लू नील निकलकर जब हम देखते हैं प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे जो देश आता है वो देश का नाम क्या है, सूडान। वो भी कौन सा सूडान, उत्तरी सूडान। उत्तरी सूडान के जस्ट नीचे देश है दक्षिणी सूडान, जो विश्व का सबसे नया देश है, ठीक है। तो ये उत्तरी सूडान जो है, इसकी राजधानी है एक खार्तूम। तो इस खार्तूम जगह पर ये दोनों जो नदियां हैं मिलने पर जो नदी प्रवाहित होती है वो कौन सी नदी कहलाती है, नील नदी। ये दोनों नदियां जब खार्तूम जो कि उत्तरी सूडान की राजधानी है वहां पर जब मिल जाती है और जब प्रवाहित होती है, तो वहां से उसका नाम परिवर्तित होकर नील नदी के नाम से जाना जाता है। यह नील नदी जो है वो मिस्र के से होती हुई अपने मुहाने से भूमध्य सागर में गिर जाती है। और हम देखते हैं कि मिस्र जो कि एक तरह से मरुस्थल
दरअसल ये पूरा का पूरा मरुस्थल था, लेकिन नील नदी के कारण वह बहुत ही ज्यादा विकसित बन गया। तो इसलिए वह उसको मिस्र की सभ्यता या मिस्र का वरदान भी किसे कहा जाता है, नील नदी को। एक नील नदी की और विशेषता क्या है कि यह जो नदी है, ये जो दिशा है, कौन सी दिशा है, दक्षिण। यह नदी दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बहती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है, और इसके अलावा इससे क्या प्रश्न बनता है, और ठीक है, ये इतना इसके हुआ। और दूसरा यह कि नील नदी से सुएज नदी के मध्य कौन सा मरुस्थल है, पूर्वी मरुस्थल है। अब आगे हम जो दूसरी नदी पढ़ेंगे, ठीक है, हमने यहाँ पर भूमध्य रेखा पर कौन सी झील है, विक्टोरिया झील है। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ से नील नदी निकली। अब हम एक नदी को पढ़ेंगे। उस नदी का जो स्थल है वो क्या है, यहाँ ये है कांगो, कांगो देश। एक कांगो गणराज्य है, एक कांगो देश है। ये दोनों ही कहाँ है, अफ्रीका में। इस कांगो से कौन सी नदी निकलती है, कांगो नदी निकलती है। ये कांगो नदी जो है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांगो और कांगो देश जो है, इन दोनों से के मध्य से नदी निकलती है जिसे कांगो नदी कहते हैं, जो कि कर्क रेखा से होती हुई जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और यह जो है कहाँ पे स्थित है, यह है कांगो और कांगो गणराज्य के मध्य स्थित है। इसके बाद में हम एक और नदी देखते हैं, वह है नामीबिया जो देश है, जहाँ मरुस्थल है, उसके जस्ट नीचे जो नदी लोकेटेड है, उस नदी का नाम क्या है, ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियां हो गई, एक तो नील नदी हो गई, एक कांगो या फिर उसको जायरे नदी भी कहते हैं, और नामीबिया देश के जस्ट नीचे है ऑरेंज नदी। एक नदी है नाइजर, जो कि ये जो अल्जीरिया देश के जस्ट नीचे है एक नाइजर देश। ठीक है, इस नाइजर देश के यहाँ दक्षिण से क्या निकलती है, नाइजर नदी निकलती है। इसको नाइजर देश के नाम के ऊपर ही इस नदी का नाम क्या पड़ा, नाइजर नदी। अब क्या कहा जाता है कि ये जो नाइजर नदी है, इसके नदी के दोनों ओर क्या है, बहुत ही बड़ी संख्या में किसके पेड़ हैं, पाम के पेड़ जो है वो उगाए गए हैं या उगते हैं। पाम के पेड़ कैसे दिखते हैं, जैसे नारियल के और खजूर के पेड़ दिखते हैं, बस पेड़ दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उसके फल अलग हैं। तो हम देखते हैं कि पाम के पेड़ जो है वो बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जिससे रिफाइंड ऑयल बनाया जाता है। आजकल तो बहुत सी चीजों का रिफाइंड ऑयल बनाया जाने लग गया, लेकिन पहले पाम के तेल अभी भी काफी उत्पादन होता है। तो इस कारण इस नाइजर नदी को और किस नदी के नाम से जाना जाता है, पाम की नदी या पाम नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इससे बहुत अधिक मात्रा में तेल निकाला जाता है, इसलिए इसको एक ऑयल रिवर या फिर तेल की नदी भी कहते हैं। तो कौन सी नदी है वो, नाइजर नदी। तो हमने कौन कौन सी नदियां पढ़ी, नील नदी पढ़ी, नाइजर नदी पढ़ी, कांगो और जायरे नदी पढ़ी, ऑरेंज नदी पढ़ी। तो ये यहाँ की मुख्य नदियां हैं। एक और नदी मुख्य है जिसके नीचे एक जैसे हमने यहाँ पढ़ा विक्टोरिया झील, तो अफ्रीका में एक विक्टोरिया जलप्रपात भी है। वो किस नदी के नीचे है, जो कालाहारी मरुस्थल है, इस कालाहारी मरुस्थल के जस्ट ऊपर जो है कौन सा जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात के जस्ट ऊपर एक नदी है जिसका नाम है जिम्बाब्वे नदी। तो ये जिम्बाब्वे नदी जो है, इसके नीचे जो है वो विक्टोरिया जलप्रपात है, और इसके ऊपर जो है मध्य रेखा की विक्टोरिया झील है। इधर हम देखते हैं नाइजर नदी है, इधर ऑरेंज नदी हो गई, इधर नील नदी हो गई। और इस प्रकार हमने देखा मुख्य मुख्य जो नदियां हैं अफ्रीका की, वहां हमने देखी। आपसे यह पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी किस महाद्वीप में
स्थित है। ठीक है, और मुख्य रूप से यहाँ पे एक विक्टोरिया जलप्रपात भी है और विक्टोरिया झील भी है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ से 3 अक्षांश रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। एक और चीज है देशांतर, जिसमें हम देखते हैं ग्रीनविच रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है, अफ्रीका से होकर गुजरती है, जिसमें अफ्रीका से जहां से गुजर कर प्रवेश करती है अफ्रीका में, वो किस देश से प्रवेश करती है, अल्जीरिया देश से प्रवेश करती है। तो यह हो गई ग्रीनविच रेखा की बात। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, और हम इसमें क्या देखेंगे, इसके अंदर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, अब पर्वत श्रृंखला हम देखते हैं, यहाँ पे देश है मोरक्को, यहाँ है अल्जीरिया, अल्जीरिया देश, मोरक्को देश, और यहाँ पर देश है ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया। ठीक है, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को। तो ये जो देश है, इस देश के मध्य इन तीनों को कवर करती हुई एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एटलस, नो एंडीज, सेकेंड मैं भूल रही हूँ, माफी चाहूंगी, मैं देखना चाहूंगी इसमें। एटलस सही है। यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, एटलस पर्वत श्रृंखला। तो एटलस पर्वत श्रृंखला जो है वो अफ्रीका में 3 देशों को जोड़ती है या 3 देशों में फैली हुई है, मोरक्को देश, अल्जीरिया देश और ट्यूनीशिया देश। इन तीनों को इस तरीके से जोड़े हुए होने के कारण इसको कौन सा स्टेट कहते हैं, बारबरी स्टेट भी कहा जाता है या बारबरी स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर जो अफ्रीका की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला या पर्वत है वो कौन सा है, इस जगह लोकेटेड है जिसका नाम है किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है इस अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है या चोटी है। दूसरे नंबर जो है वह दूसरे नंबर पर्वत आता है किलिमंजारो, एटलस, दूसरे नंबर है कांगो। कांगो जो है कांगो माउंट या फिर कांगो पर्वत, कांगो पर्वत। तो दूसरे नंबर जो ऊंचा है वह है कांगो पर्वत। तो मुख्य रूप से हम यहाँ देखते हैं एटलस पर्वत श्रृंखला, किलिमंजारो और कांगो पर्वत। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पर्वतों की भी बात कर ली। अब हम देखते हैं कि जो एटलस पर्वत के बाद में हम देखेंगे, हाँ, ये जो दक्षिण के अंदर जो देश है नामीबिया और कौन सा, बोत्सवाना, यहाँ पर हम देखते हैं किसके भंडार मिलते हैं, यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं ये जो देश है, ये देश कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जो हम देखेंगे तो मुख्य रूप से किस किस की खाने मिलेगी हमें, कौन सी खानों के नाम है, जोहान्सबर्ग की खान और किम्बरले की खान। ये जो खाने हैं, ये खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, विश्व का सर्वाधिक जो हीरा उत्पादन खान है किम्बरले की खान, और जोहान्सबर्ग जहाँ पे सोना और हीरे दोनों का उत्पादन होता है। तो ये दोनों खाने हम देखते हैं कहाँ पे स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इस प्रकार हमने जो मुख्य बातें हो सकती थी अफ्रीका देश से संबंधित वो की। और इसके अलावा हाँ, एक और बात महत्वपूर्ण है कि ये जो मिस्र देश है वो इस तरीके से फैला हुआ है, लेकिन ये जो भाग है इस भाग को क्या बोलते हैं, सिनाई
प्रायद्वीप। तो ऐसा भाग जो मिस्र का है लेकिन वह एशिया महाद्वीप में आता है, तो वह कौन सा है? सिनाई प्रायद्वीप आता है। फिर हम देखते हैं ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, इसको फ्रांस ने क्या किया? इसको काट कर कौन सी नहर बनाई? उस नहर का नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर। यह स्वेज नहर जो है यहाँ पे स्थित जो लाल सागर है, इस लाल सागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से जोड़ती है। और हम देखते हैं आज स्वेज नहर से बहुत बड़ा व्यापार का ये मार्ग, व्यापारिक मार्ग है, और यह बहुत ही देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही उत्तम दर्जे की खोज थी और प्रयास था, जो कि स्वेज नहर के रूप में आया और वह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, जिससे हमारे भारत देश एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से जुड़ने का बहुत ही छोटा रास्ता हो जाता है। तो यह मुख्य बातें जो थी वो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ी। अगले हम जो है चर्चा करेंगे किसी और महाद्वीप के बारे में। तो इसी के साथ विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।